दोस्तों नमस्कार। राजनीतिक मुनादी है यह इस देश में एक पॉलिटिकल गूंज है जिसकी कल्पना दिल्ली में बैठे मोदी और शाह ने की नहीं होगी। वो ये मानकर चल रहे होंगे कि कोटा, उसके बाद देहरादून और उसके बाद प्रयागराज असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वो ये भूल गए कि इस दौर में जंतर मंतर जब खड़ा हुआ तो इस देश के भीतर के छात्र जेंजी, उन्होंने राजनीतिक तौर पर अपनी मैच्योरिटी या अपनी परिपक्वता जिस अंदाज में दिखलाई, उसमें इस देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा। यानी जो 12 वर्षों में नहीं हुआ वो जंतर मंतर ने जब कर दिखाया, तो फिर राहुल गांधी इस बार प्रयागराज में छात्रों के बीच जिस अंदाज में खड़े हुए, वो अंदाज इस देश की अर्थव्यवस्था को डामाडोल बनाकर इस देश को कॉरपोरेट के हाथों बेचने की परिस्थिति और पूरी दुनिया में भारत को कंगाल की तरह रखने की एक ऐसी स्थिति और ऐसी लकीर वो खींचने लग गए, जहां पर छात्र को इसका अंदेशा होने लगा कि उसका भविष्य अब तभी संभलेगा जब वो राजनीतिक मुनादी के साथ जुड़ जाए। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू, पटना यूनिवर्सिटी, तमाम छात्र जब वहां पर मौजूद हों, जिन्होंने इस देश में छात्र आंदोलन किया भी है, देखा भी है, सत्ता को पलटा भी है और सत्ता पलटने या सिंहासन हिलाने का वक्त उनकी आंखों के सामने रेंगने लगा है, क्योंकि जिस अंदाज में इस देश का जेंजी खड़ा हुआ है वो राजनीतिक ताकत के तौर पर कैसे खुद को बदल सकता है, इसका अंदेशा राहुल गांधी ने शुरू में ही यह कहकर दे दिया, अभी आप 40 करोड़ हैं। यानी वो जेंजी जिसका डाटा पूरी दुनिया चाहती है और उसी डाटा के आश्रय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है, उसी डाटा के आश्रय इस देश का कॉरपोरेट अपनी कमाई करता है और उसी डाटा के आश्रय इस देश की सियासत उन्हें गरीबी, मुफलिसी और अंधेरे में ढकेल देती है। शायद ये एक ऐसी पॉलिटिकल रैली थी जिसमें नेताओं की मौजूदगी नहीं थी, चुनाव सामने खड़ा हुआ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीतिक जमीन कैसे खड़ी की जाती है उसका खुला अंदेशा राहुल गांधी ने यह कहकर दे दिया। कॉरपोरेट प्रधानमंत्री मोदी के मित्र अडानी 30 गुना संपत्ति बढ़ गई। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी को संभालते हैं और उस पार्टी के बैंक बैलेंस में 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपया आ जाता है। और जो इस देश के भीतर आरएसएस है, उसके प्रचारक प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन अब वो हर संस्थान में अपने प्रचारकों को फिट कर रहा है। तो ऐसे में आप कहां ठहरेंगे, कहां रुकेंगे, ये आपको तय करना है। और शायद यही वो वजह रही कि जहां प्रयागराज में मंच पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र हो या पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हो, उनका जो अंदाज और जिस लिहाज से वो पूरे सिस्टम को अपने अंधेरे के ऊपर जिम्मेदार मान रहे थे और एक एक चीज को बता रहे थे, वह एक झटके में एक ऐसा करंट पैदा कर रहा था जो शायद दिल्ली की नींद उड़ा चुका हो। बात आज कहां से शुरू की जाए, क्योंकि पहली बार एक ऐसी रैली हुई है जिस रैली को छात्रों के गूंज के साथ सत्ता के सिंहासन को हिलाने और अगर आप जॉब नहीं दे सकते हैं तो इस्तीफा दे दो, इस नारे के साथ शुरुआत की गई। पहले एक पोस्टर देखिए। यह पोस्टर देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत का मौजूदा सच और मौजूदा राजनीति और मौजूदा वैचारिक राजनीतिक परिस्थितियां और इस देश का फाइनेंस सब कुछ इसी पोस्टर में कैद है। कहा था सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये देखिए, ये है इकोनॉमिक। पैसा, अडानी, इनकी आमदनी 10 साल में 30 गुना बढ़ी है। ये पहले
ग्लोबल रिच लिस्ट में 600 नंबर पे हुआ करते थे, 10 साल के अंदर ये दूसरे नंबर पे पहुंच गए। ये पूरे सिस्टम को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। बीच में पॉलिटिकल मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में, आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है। 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस। नरेंद्र मोदी जी आपका ध्यान भटकाते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम चलाते हैं, वोट चोरी होती है, वोटर लिस्ट में ब्राजील की औरतें आती है, और तीसरा आपके सोच पर कंट्रोल, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किया गया है, आरएसएस के वाइस चांसलर्स बैठा के हर संस्था में प्रचारक। दरअसल ये पोस्टर इस दौर में छात्रों के साथ संवाद करने के बीच शायद सबसे बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है। यह मैसेज इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इस दौर में छात्रों के सामने जो रोजगार की मुश्किलें हैं, जो पूरा एजुकेशन सिस्टम अंधकार में समाया हुआ है, और उसके बावजूद भी राजनीतिक सत्ता यानी वो पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है उसका अपना खजाना भर रहा है। उनकी पॉलिसी और उनके निर्देशों के आश्रय कॉरपोरेट अपनी पूंजी बढ़ा रहा है, और इस देश के भीतर वैचारिक लड़ाई आरएसएस के साथ खुले तौर पर अब छात्रों को समझ में आ जानी चाहिए, इसका ऐलान राहुल गांधी ने इसी पोस्टर के जरिए किया। लेकिन बात पहली बार यहां थमी नहीं, रुकी नहीं, क्योंकि सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं है कि कोई नेता मंच पर खड़ा हो और मंच पर खड़े होकर वो जिन बातों का जिक्र करे उसे सिर्फ छात्र सुने और चले जाएं। बिल्कुल नहीं। खुले तौर पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों को मंच पर बुलाना, पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों को मंच पर बुलाना, उसमें पेपर लीक का जिक्र हो, उसमें AK-47 सिवान में जो गोलियां दागी गई उसका भी जिक्र हो, जो पुलिस प्रशासन का रवैया हो उसका भी जिक्र हो, जिन वाइस चांसलरों का जिक्र किया जा रहा है कि वो संघ के प्रचारक के तौर पर काम करते हैं उनका भी जिक्र हो, और इस देश के पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे कॉरपोरेट के हाथों सब कुछ सौंपकर इस देश में पब्लिक सेक्टर को खत्म किया गया, उसका भी खुला निर्देश इस दौर में बताने लग जाए अगर कोई पॉलिटिशियन, और छात्र को यह महसूस होने लग जाए अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, तो इसके मतलब है कि यह पॉलिटिकल मुनादी हो रही है। यानी जंतर मंतर की सीख राहुल गांधी को मिल चुकी है। अब उन्हें पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी है, और वो मैसेज कि हर किसी को पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी ही होगी, अन्यथा उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। वो MSME हो, वो पब्लिक सेक्टर हो, वो यूनिवर्सिटी हो, इस देश के सिलेबस हो, इस देश की कोई भी पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी हो, सारा पैसा सत्ताधारी पार्टी के हिस्से में जाएगा। यानी मैसेज बहुत साफ है, आप बटिए मत, आप हिंदू मुस्लिम में फंसिए मत, आप जाति की राजनीति में उलझिए मत, आप खाली समझिए कि गवर्नेंस के तौर तरीके इस दौर में कितने व्यापक और कितने नुकीले हो चुके हैं। आपको लड़ाई वहां लड़नी है, और शायद यही वजह है हर छात्र की जुबान पर वो सच है जिस सच को सत्ता बोलने से घबराती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र जब सामने आता है तो एक एक करके बतलाने लगता है कि 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, और अब स्थिति क्या है उन्हीं की बात पहले सुन लीजिए। 2017 दरोगा भर्ती पेपर लीक, उसके बाद यूपी कांस्टेबल 2018 पेपर लीक, उसके बाद 2020-21 की UPSI भर्ती पेपर लीक, और 2022 का लेखपाल भर्ती पेपर लीक, और 2023 में ARO वो भी पेपर लीक, 2023 का कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक, और ये स्कोर कार्ड नॉर्मलाइजेशन की धांधली वर्तमान में चल रही है। यह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र दरअसल उन्हीं मां बाप की पैदाइश है जिन मां बाप ने इस देश में छात्र आंदोलन कभी देखा या कभी किया होगा। वो कोई सा भी दौर हो, वो चाहे जेपी का दौर हो,
चाहे मंडल कमंडल का दौर हो, चाहे इस देश के भीतर छात्र आंदोलन के जरिए सत्ता को झुकाते हुए अपनी बातों को मनवाने का संघर्ष हो। और कमोवेश यही स्थिति बिहार की रही है। नई पीढ़ी तैयार हो गई, लेकिन पॉलिटिक्स की नई पीढ़ी करप्ट है। इस दौर में सब कुछ उसके हाथों में है, तो उसने सब पर कब्जा कर लिया है। और खास तौर से इस देश में जो पुलिस प्रशासन है और जो गवर्नेंस के तौर तरीकों के दायरे में जो कॉरपोरेट और पैसा आता है, वह भी सत्ता के पास है। यानी एजुकेशन सिस्टम को और छात्रों के सामने के अंधेरे को, दोनों को राहुल गांधी उन परिस्थिति से जोड़कर यह बताना चाह रहे थे कि दरअसल आप जब खड़े हैं तो आपकी लड़ाई अब सिर्फ और सिर्फ उस एजुकेशन सिस्टम को लेकर नहीं हो सकती है। आपके पास डिग्री होगी, आपके पास फॉर्म भरने का पैसा नहीं होगा। फॉर्म भरने का पैसा होगा और उसके बाद लीक हो जाए तो दोबारा पैसा आपको लोन से उठाना पड़ेगा। यानी समाज के भीतर की असमानता, और वह भी एजुकेशन को लेकर सरकार का रवैया, और इस पर मौजूदा राजनीतिक सत्ता की हुकूमत के तौर तरीके, यानी जिन बातों का जिक्र नहीं भी हो रहा था वो बातें उभर कर प्रयागराज में सामने आने लग गई। पैलेट गन चली थी जंतर मंतर पर, छात्रों पर लाठियां बरसाई गई थी जंतर मंतर पर, लेकिन इसी जंतर मंतर ने इस देश के शिक्षा मंत्री प्रधान का इस्तीफा ले लिया। प्रधान सेवक को लेकर जिन बातों का जिक्र जंतर मंतर पर हो रहा था, वो आक्रोश सबने देखा, खुलकर देखा। और यह अंदेशा हर किसी के जहन में है, अगर वैसी परिस्थिति जंतर मंतर से खड़ी हो सकती है तो फिर क्या लखनऊ, क्या प्रयागराज, और क्या पटना, और क्या सिवान। इसीलिए बिहार से यानी पटना यूनिवर्सिटी से भी जो बच्चे आए वह उस दर्द को बताने से चूके नहीं। यानी पैलेट गन यहां चला, वहां तो AK-47 चल गई। 6 साल से मैं पटना में रहकर पढ़ाई करता हूँ, किसान का बेटा हूँ सर। ये महीना का 10 से 15 हजार रुपये खर्चा होता है सर, कहाँ से मम्मी देगी। अब मम्मी टेंशन में चली जाती है। मेरे पास 2 ऑप्शन है सर, या चाय का दुकान खोलूंगा या सुसाइड करूंगा सर, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है सर मेरे पास। सुसाइड आपका ऑप्शन नहीं हो सकता ब्रदर। मेरे पास BG BEd इतना स्टेट क्वालिफाइड होने के बाद 20,000 का नौकरी भी नहीं मिलेगा सर पूरा इंडिया में। लेकिन अगले सुबह से बिहार की सड़कों पे जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं भी कर रहे थे उन्हें उठा लिया जाता है लाइब्रेरी से, उनके घर से, बिना किसी पुलिस वारंट को। और 25 जुलाई को सिवान में AK-47 फायर किया जाता है, उसमें एक स्टूडेंट की मौत हो जाती है और एक स्टूडेंट हॉस्पिटलाइज रहता है। क्या इसके खिलाफ बिहार सरकार ने अपनी एक आवाज नहीं उठाई? तो क्या छात्र समझ चुके हैं, या फिर छात्रों के दर्द को राजनीति से जोड़कर इस देश में सिंहासन हिलाने की जो तरीके राहुल गांधी अपना रहे हैं, क्या वो सब कुछ प्रयागराज ने दिखला दिया? बात उसके आगे की इसलिए है क्योंकि खुले तौर पर इससे पहले किसी भी रैली में याद कीजिए जो बात पोस्टर के जरिए उभरी, और उसके बाद राहुल गांधी ने जिन जिन नेता और कॉरपोरेट और संघ का नाम लिया, उसके आसरे ही उन्होंने बताया कि इस देश पर यही काबिज हैं, इस देश को यही हाँक रहे हैं, और इस देश को यही चलाते हुए वो सब काम कर रहे हैं जो छात्र नहीं चाहते हैं, या छात्र जो चाहते हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाता है। ये परिस्थिति में जो नेक्सस है, कॉरपोरेट और सत्ता का नेक्सस, कॉरपोरेट और इस देश में एजुकेशन के भगवाकरण का नेक्सस, इस देश में संघ, सत्ता और कॉरपोरेट के बीच का तालमेल, और इन परिस्थितियों के भीतर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का खुले तौर पर जिक्र करते हुए उन्होंने एक अंदेशा भी दिया कि दरअसल आप लोग जो डरे हुए हैं वही डर जंतर मंतर ने भगा दिया। जंतर मंतर के बाद हिम्मत नहीं जुटा पाए सबसे ताकतवर खुद को समझने वाले गृह मंत्री कि वो पार्लियामेंट भी आए, पार्लियामेंट तो आए लेकिन सदन में नहीं आ पाए। 15 दिन से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री ने खामोशी बरती हुई है। इससे पहले इस देश में कभी ऐसी स्थिति थी नहीं। यानी जो हो रहा है दिल्ली में
और जो प्रयागराज में कहा जा रहा है, दोनों के बीच राहुल गांधी उस कड़ी को जोड़ रहे थे जहां इस देश का जेनजी अगर खड़ा हो गया और एक पॉलिटिकल फॉर्मेट में खड़ा हो गया तो फिर सत्ता डिगाने में कोई कसर बचेगी नहीं। और छात्र अगर राहुल गांधी को जेनजी का नेता मान रहे हैं या मान लें तो उसके बाद कुर्सी छोड़ेंगे तो फिर राहुल गांधी उस पॉलिटिकल लकीर पे चलने को तैयार हैं जो छात्र इस देश में खड़े हों। और एक सच यह भी है कि उत्तर प्रदेश में इस देश का सबसे ज्यादा जेनजी है। जेनजी का मतलब होता है 14 बरस से लेकर 29 बरस तक। उसकी तादाद लगभग सरकारी आंकड़ा बतलाता है 6.5 से 7 करोड़ है। और उत्तर प्रदेश में जो वोटर की शक्ल में इस बार वोट डालने वाला है, जो पहला हिस्सा जंतर मंतर और प्रयागराज के बाद फरवरी के महीने में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें अगर 18 से 29 बरस के बीच जिनकी उम्र जो जेनजी के तौर पर है, उनकी तादाद लगभग 5 से 5.5 करोड़ है। और बिहार के भीतर यही तादाद लगभग 3 करोड़ है। यानी इस देश के भीतर अगर जेनजी 2029 में एकजुट हो गया और एक पॉलिटिकल पावर के तौर पर उभरकर सामने आ गया, तो उसके बाद कोई भी राजनीतिक सत्ता कोई भी हथकंडे अपना ले या किसी भी तरीके से अपनी लोकप्रियता का मापदंड तमाम प्रचार प्रसार के जरिए, मीडिया के जरिए, इलेक्शन कमीशन के जरिए या फिर अपने निर्णयों को मनवाने के लिए जिस जिस काम की दिशा में बढ़ते हैं उस जरिए भी वो काम करते रह जाए। लेकिन क्या यह संभव है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जेनजी भारत में, और भारत के जेनजी की तो पूरी तादाद है, उतनी बड़ी तादाद में वोट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिले हैं। यानी सबसे ज्यादा वोट जब बीजेपी को भी मिला, वह भी 40 करोड़ नहीं छू पाएगा। और यह स्थिति 2029 में होगी। और उत्तर प्रदेश के भीतर अगर 5.5 करोड़ जेनजी एक पॉलिटिकल पावर के तौर पर मौजूद हो जाए, जो एक मुश्त वोट बैंक में हो जाए, तो फिर किसकी चलेगी? दरअसल यही वो मैसेज है जिसको राहुल गांधी ने मंच से मौजूदा पॉलिटिकल सत्ता, मौजूदा कॉरपोरेट, मौजूदा आरएसएस को एक नेक्सस के तौर पर रखते हुए बतलाने की खुली कोशिश की। मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और अदानी जी, इस सिस्टम ने रोजगार खत्म किया, इस सिस्टम ने यूनिवर्सिटीज को कैप्चर किया, इस सिस्टम ने आप पर आक्रमण किया है। मगर इस अंधेरे में आप लोगों ने लाइट जला दी। ये देखिए, इस अंधेरे में आपने वो करा जो आपके माता पिता नहीं कर पाए। वो अपने डर का सामना नहीं कर पाए। कांग्रेस ही नहीं, पूरा विपक्ष जानता है कि उसकी पॉलिटिकल फंडिंग इस दौर में बंद हो चुकी है। नोटबंदी, जीएसटी और उसके बाद तमाम नियम कायदों में देश की जो एजेंसियां हैं उसमें ईडी और सीबीआई और सरकार का पूरा रुख, उसने इस देश के व्यापारियों को खत्म किया, उनको एक कटघरे में लाकर बांध दिया। राजनीतिक तौर पर परिवर्तन बिना फाइनेंस के नहीं हो सकता, या फिर कोई बड़ा आंदोलन अगर देश में जब तक ना हो तब तक नहीं हो सकता है। दोनों चीजें इस दौर में गायब है। फंडिंग विपक्ष के पास बिल्कुल नहीं है। सारी फंडिंग चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए हो, चाहे पीएम केयर के जरिए हो, और उसके बाद की परिस्थितियों में जो अलग अलग ट्रस्ट बने हुए हैं उनके जरिए भी जो पैसा जा रहा हो। जब सत्ता ने सब पर नकेल कस ली है तो इसके बाद सिर्फ आंदोलन का रास्ता बचता है। आज राहुल गांधी उसे ही टटोलना चाह रहे थे और उसी के जरिए मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे। और वो शायद अपने भाषणों में इस बात का जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट में इस देश का एमएसएमई सेक्टर समझे, इस देश के वो बिजनेसमैन और कॉरपोरेट समझे जिनको सामान्य तौर पर प्रतिस्पर्धा के जरिए किसी देश में काम करने का मौका मिलता है, लेकिन यह भी रास्ता बंद हो गया। यानी उस पूरे पॉलिटिकल फॉर्मेट को वह सिर्फ छात्रों से नहीं बल्कि व्यापारिक तबका हो, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज हो
इस देश के भीतर की बैंकिंग प्रणाली हो, इस देश के भीतर जो मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ है वो हो, या फिर पढ़ाई तक के लिए जो लोन लेने की परिस्थितियां हो, उसको जो जोड़ने का प्रयास अपने तौर पर कैसे होगा, यह प्रयागराज से ही ऐलान किया गया। प्रयागराज गांधी परिवार के बेहद करीब रहा है। आनंद भवन कौन नहीं जानता है, और इसकी पहचान तो आजादी के संघर्ष के दौर से रही है, और उसके बाद उस परिवार ने आनंद भवन दे डाला। लेकिन नई परिस्थिति यह थी कि जब वो मंच पर शुरू में आए तो प्रयागराज या इलाहाबाद के जिक्र उन्होंने अपनी निकटता के साथ इस अंदाज में किया कि कोई भी दूरी आज रहनी नहीं चाहिए। हमें लगता है शुरुआत का वो हिस्सा जब राहुल गांधी की एंट्री हो रही है और सामने हजारों हजार की भीड़ मौजूद है। इस देश के 250 शहरों में व्यवस्था की गई थी, यूथ कांग्रेस की तरफ से, युवक कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, कि लोग देखें, और जहां जहां एलईडी लगाकर व्यवस्था की गई थी वहां वहां पुलिस बंदोबस्त बड़ा पुख्ता किया गया था। वो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट हो या फिर साउथ के स्टेट्स के भीतर का कोई शहर हो। लेकिन जिस अंदाज में ये पूरा का पूरा सब कुछ परोसने की कोशिश छात्रों के गूंज के जरिए एक पॉलिटिकल तरीके से की गई, उसके पीछे असल सोच जंतर मंतर पर छात्रों के उस पॉलिटिकल रवैये को लेकर थी, जहां वो जान रहे थे उन्हें क्या कहना है, कैसे कहना है और क्यों कहना है। इस पर आए उससे पहले इस दृश्य को तो देख लीजिए। ये शहर मेरी फैमिली का घर यहां होता था, तो यहां आकर मुझे बहुत खुशी होती है। ये नॉलेज का सेंटर भी हुआ करता था। एक ऐसा टाइम था when Allahabad University was one of the best universities in the country. मैं आपसे दर्द, डेटा और दौलत की बात करना चाहता हूं। दरअसल दिल्ली बेफिक्र इसलिए है क्योंकि अभी भी 3 बरस बाकी हैं लोकसभा के चुनाव होने में। लेकिन उसका अगला मैसेज उनकी नींद इसलिए उड़ा रहा है क्योंकि चंद महीने या कहें 6 महीने का वक्त है जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। और उत्तर प्रदेश के जनजी के सामने यह सवाल खड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता है कि वह राजनीतिक तौर पर सक्रिय होकर सत्ता को पलटने की ताकत रख सकता है या नहीं रख सकता है। शायद यह मैसेज इस रैली के पहले शुरुआत से ही शुरू हो गया, यानी जो करंट था वो शुरू में ही राहुल गांधी ने खुले तौर पर दे दिया। अब मैसेज यह है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के भीतर झांक कर देखें तो लोकसभा के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की, और जिस जगह पर आज ये रैली हो रही थी वहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। इलाहाबाद में उनके उम्मीदवार सांसद बने थे, 49.3% वोट मिला था। उसके बाद अगर आप देखें तो अमेठी में 55.5% वोट मिला, रायबरेली में 66.7%, खुद राहुल गांधी 3,90,000 वोट से जीते थे। उसके बगल में सीतापुर, वहां भी 48.5% वोट मिला था, और सहारनपुर एक दूर में है। अन्यथा इलाहाबाद, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, अमेठी और सहारनपुर 6 जगहों पर सांसद कांग्रेस के चुन के आए। अरसे बाद उसने एक अच्छा जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी ने अपने पूरे ऐतिहासिक कालखंड में सबसे बड़ी जीत हासिल की, और दोनों एक साथ लड़ रहे थे। तो क्या विधानसभा के चुनाव में जब पूरी साख अखिलेश यादव की लगी हुई, इसीलिए वो अगर जो भी राजनीतिक प्रयोग करें, अगर जेंजी एक पावर के तौर पर आ गया तो फिर सिर्फ युवा और जेंजी मायने रखेगा। इससे हटकर आप दूसरे मुद्दों को उठा नहीं सकते हैं। यह भी मैसेज इसके भीतर से इसलिए निकल रहा है क्योंकि जो सबसे बड़ा गढ़ बीजेपी का है वो पूर्वांचल का रहा है, और पूर्वांचल में ही 40 से 42% जेंजी है। 2 करोड़ से 2 करोड़ 20 लाख तक वोटर वहां जेंजी है। दूसरे नंबर पर पश्चिमी यूपी आता है,
जहां पर 24 से 26% जेंजी है, तकरीबन 1.25 करोड़ से 1 करोड़ 35 लाख तक। उसके बाद अवध और मध्य उत्तर प्रदेश का इलाका आता है, जहां 22 से 24% जेंजी है, तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख से 1 करोड़ 25 लाख तक। और बुंदेलखंड आखिर में है। यह भी अपने आप में बड़ा मैसेज है कि बुंदेलखंड में कुछ भी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई काम नहीं, पानी की किल्लत, एग्रीकल्चर का संकट, तो वहां का युवा काम की खोज में कोई इलाहाबाद पहुंच गया, कोई लखनऊ पहुंच गया और कोई दिल्ली आ गया, कोई बेंगलोर चला गया, कोई गुजरात चला गया, देश में बिखर गए। इसीलिए वहां पर सिर्फ 30 से 35 लाख ही जेंजी बचा है। यानी उस अंधेरे के भीतर आपको अगर सेंध लगानी है तो अब वीसी पर हमला करने से काम नहीं चलेगा। पुलिस प्रशासन गवर्नेंस के तौर तरीकों से लड़ने पर काम नहीं चलेगा। अगर आपको इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को अब आप समझ गए तो फिर आपको राजनीतिक तौर पर परिस्थितियों को अपने अनुकूल करना होगा। यही वो मैसेज है जिस मैसेज से दिल्ली घबरा गई है। और इसीलिए प्रयागराज की छात्रों की गूंज इस देश की पॉलिटिकल गूंज है, जिसकी मुनादी तो हो गई है और दिल्ली की नींद या कहें उसने सपने में भी सोचा ना होगा। इस दिशा में अगर छात्र आंदोलन निकल पड़ा तो फिर क्या पार्लियामेंट और क्या परिसीमन मायने रखेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।